value of the suit for the purpose of court fee and jurisdiction. अब खूबसूरती बनानी है एज पर सेक्शन 7 4A भी है, 4C भी है, 7.5 भी है, स्पेसिफिक 7.5 में आता है। जो अब वहां से आपने 7 से उठाना है, रोमन्स होते हैं बाकी सारे ABC 1 2 3 4, उसमें आपने मसलन आपने 7.5 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का X में 10 में 7 वो उसमें देख 7 IV और फिर आगे 4 X 10 of Court Fee Act $1800 करेंगे 1870 is fixed as अब वो कहते हैं सब्जेक्ट मैटर कहते हैं ₹51 million for which maximum court fee of rupees has been affixed on the plaint, और एक दूसरा आप लिख सकते हैं has been applied and stamp paper shall be submitted whenever received, and in this the permission of the court under section 148 of CPC is solicited. 148 CPC says ये जितनी भी आपकी चीज़ें एक्सटेंड होती हैं ये 148 ऑफ CPC इसको गवर्न करता है। 148 सेज कहता है कि कोर्ट अगर किसी काम के लिए कोई वक्त मुकर्रर करती है तो उसको लार्ज कर सकती है। तो कोर्ट ने वैसे तो कोर्ट फीस उसी दिन लगनी चाहिए, लेकिन कोर्ट कह सकती है कि जो आप पहले दिन स्टैम्प पेपर हैं वो अगले दिन भी दे दें, नेक्स्ट डे दे दें, या उसके लिए 10 दिन देते हैं तो 10 दिन के बाद अगर आपके नहीं है तो आप दोबारा दरख्वास्त कर सकते हैं। और 148 सेज कि कोर्ट कैन इनलार्ज द टाइम, फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट की भी है, और भी जिसके लिए लार्ज होता है, ज़र सोयम है, ज़र सोयम का तो क्योंकि वो मखसूस है, ज़र बै है, किसी का भी टाइम अगर इनलार्ज किया जाता है तो 148 गिव्स अ राइट टू द कोर्ट, गिव्स पावर्स टू द कोर्ट टू इनलार्ज द टाइम। तो इसमें इस वक्त तक जो हमने जो पढ़ा है वो है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट। अब इसके साथ क्या लगेगा, ये मैंने क्योंकि वो चीज़ें हैं ये मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, इसमें आर्टिकल 7 रूल 14 है, ये आपके बाप कहेंगे यार मैं तो ऐसे बोल थक गया कि क्या क्या इसके साथ लगना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कुछ के कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जो आपको नुकसान दे सकते हैं, आपको पूरा दावा खारिज नहीं होता लेकिन उसका नुकसान देंगे। सबसे पहले आपकी प्लेंट आ जाएगी जो वेरिफिकेशन के आप ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन है, जैसे ऑर्डर 3912 की है स्टे के लिए, या फिर कोई एप्लीकेशन कमीशन अपॉइंटमेंट की है, ये सारी मिसलेनियस एप्लीकेशन और साथ एफिडेविट। उसके बाद आपकी लिस्ट ऑफ प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है ऑर्डर 7 रूल 9 की, ऑर्डर 7 रूल 9 की लिस्ट ऑफ प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ लिस्ट ऑफ रिलायंस ऑर्डर 7 रूल 14 के अंडर जो लिस्ट ऑफ प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने भी उसी तरतीब से जिस तरतीब से लिस्ट ऑफ प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट लिखे हुए, और साथ आपने स्टेट कर देना लिस्ट ऑफ प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स, साथ डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद लिस्ट ऑफ रिलायंस, उसके बाद फ़र्क पता या एड्रेस मेमो जिसे कहते हैं, जिसमें आप अपना एड्रेस देते हैं फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कोर्ट। कोई समन वगैरह कोर्ट ने आपको भेजना है जो भी, फ़र्क पता उसके साथ लग जाता है। उसके बाद एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस हम लगा देते हैं, 22 उसको रेड करता है अगर नहीं होगा तो। ऑर्डर 22 में फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि अगर लिस्ट ऑफ वो लीगल एयर्स की लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी हम साथ ही लगा देते हैं। वैसे तो इश्यूज फ्रेम के 7 दिनों के अंदर लगानी चाहिए, लेकिन उस स्टेज पे अक्सर लोग भूल जाते हैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस देना, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डायर होते हैं कि बाद में आप विटनेस पेश नहीं कर सकते। तो आप कोशिश क्या करें कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस दावा दायर करते साथ ही लगा दीजिए, क्योंकि गवाह बंदे को पहले बताते हैं। हाँ, अगर जब तक दूसरे बंदे के जवाब दावा आता है आपको पता लगता है कि और विटनेस मटीरियल आप एक और लिस्ट उसमें कोई इशू नहीं। उसके बाद फिर आप फ़र्क तलबाना लगाते हैं, वो उसका पर्पज़ होता है समन इशू करने के लिए डिफरेंट को इजाज़त लेना कोर्ट से कि मैंने समन इशू करते हैं, मुझे इजाज़त दें। साथ ही समन की 3 कॉपियाँ वो दायर होने के बाद फ़र्क तलबाना के साथ वकालतनामा जो आपके क्लाइंट ने साइन किया और आप लोगों ने साइन किया, ये सारी चीज़ें एक सेट में डाल के फायर गवर्नमेंट लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स और लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स
لسٹ آف لیگل ایئر جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لسٹ آف لیگل ایئر نہیں لگائیں گے تو آپ کا دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بھی یہ بھی کانفرنس آرڈر 22 رول آئی تھنک 14 ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے لسٹ نہیں ہے تو آپ کا وہ دعویٰ جو ہے وہ اویلیبل ریکارڈ پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اویلیبل ریکارڈ پہ ظاہر ہے دیکھیں یہ تو اس لیے لیگل ایئرز کی لسٹ ہم دے دیتے ہیں نا کہ ہم پلیڈر موجود ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پیچھے آ جاتے ہیں. ایک ایسا کیس ہے جس میں کلیم ڈرافٹ ہے اس کے ساتھ یہ لسٹ نہیں لگی ہوئی تو کورٹ کو کیسے پتہ چلا جائے گا کہ ہم کسی کو نوٹس کریں, کس کو نوٹس کریں گے. تو لسٹ آف لیگل ایئر اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کورٹ نوٹس کرتی ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ پیروی کریں. اور اس کی پھر آگے ہے کہ اگر نہیں لسٹ آف لیگل ایئرز لگی ہوئی تو پہلے دن یا تو دعویٰ خارج ہو جائے گا, اور لسٹ آف لیگل ایئرز اگر وہ چلتا ہے اور وہ نہیں آتا ہے اویلیبل ریکارڈ پہ فیصلہ ہو جائے گا. اور آرڈر 22 کی آگے کوئی رول ہے وہ کون سے سیٹیسائڈ کرانا 22 رول 9 ہے کہ پھر اسی کورٹ میں آپ درخواست دیتے ہیں جی کہ ہم اس کے وارث ہیں, یہ فیصلہ غلط ہو گیا. جس طرح 9/13 کی درخواست ہوتی ہے اسی طرح وہ درخواست ہوتی ہے, پھر اس کو اسی کورٹ سے سیٹیسائڈ کرا کے کرایا جا سکتا ہے. جہاں تک وہ کوشچن ہے جی آج تھوڑا سا ٹائم میرے خیال میں اوپر ہو گیا. جی سر یہ کنڈونیشن آف ڈیلے کا جو آپ نے بتایا نا اس میں کون کون سے فیکٹرز ہم لوگ واضح کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس وجہ سے کنڈونیشن آف ڈیلے سر دیکھیں نا سیکشن 5 نہیں لگتی اس میں. اس کی لمیٹیشن ہے سیکشن 5 تو کنڈونیشن آف ڈیلے ہوتی ہے کہ آپ 10 دن 5 دن وہ ایچ اینڈ ایوری ڈے آپ کو کنڈون کرنا پڑتا ہے. یہ اس لیے سیکشن 5 نہیں لگتی کہ آپ بیٹھیں. سیکشن 5 اس لیے نہیں لگتی کہ سیکشن 5 اپلیکیبل ان دا اپیل کیسز کیونکہ وہاں شارٹ ٹائم ہوتا ہے. شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے 30 دن میں اپیل کرنی ہوتی ہے, بعض میں 15 دن میں کرنی ہے, تو ایچ اینڈ ایوری ڈے از امپورٹنٹ. لیکن یہ جو سوٹس ہیں اس میں سالوں کے حساب سے ہوتی ہے, 6 سال 3 سال, بہت کم ہے تو 6 مہینے ہے اس کی دوسرا سیکشن 9 کی یا 4 مہینے ہے. تو اس کے لیے آپ کو سیکشن 12 سے لے کر سیکشن 20 پڑھنا پڑے گا کہ اگر وہ بندہ جس کو رائٹ اپروو ہو گیا ہے اس ٹائم وہ لیگل ڈسیبلٹی ہے. لیگل ڈسیبلٹی مین کہ وہ بندہ انساؤنڈ مائنڈ ہے, وہ مائنر ہے, وہ سو نہیں کر سکتا, تو اس کا پیریڈ پھر شروع ہوگا اس دن سے جب اس کی وہ لیگل ڈسیبلٹی ختم ہو سکتی ہے. ایک تو فرسٹ گراؤنڈ ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, میں تو بالغ تھا, اور اس کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 3 سال تک ہے. آگے اس کو پڑھیں گے اگر اوریجنلی پیریڈ اس سے زیادہ نہ رہتا ہو. مثلا ایک بندے نے پوزیشن کا دعویٰ 12 سال میں کرنا ہے اور وہ 15 سال نابالغ رہتا ہے, تو اب وہ بالغ ہو گیا ہے, تو بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس 15 سال 12 سال پھر نہیں ہے, پھر اس کے بعد 3 سال ہیں, پھر اس کے پاس 3 سال ہیں کہ 3 سال میں ہوتا وہ میکسیمم پیریڈ. یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ اس کا انتظار کرے اور پھر 12 سال انتظار کرے. وہ لیگل ڈسیبلٹی کا پورا آپ چیپٹر جب لمیٹیشن میں پڑھیں گے دیکھیں گے, اس میں لیگل ڈسیبلٹی کے بعد ایک کے ساتھ اگر دوسرے میں ہو جاتا ہے, مثلا وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تو وہ انساؤنڈ مائنڈ چلا گیا, تو جب تک وہ لیگل ڈسیبلٹی ختم نہیں ہوتی دوسری تو تب تک نہیں ہو سکتا. پھر یہ ایک فراڈ ہے, آپ کو کسی بندے نے بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کے خلاف یہ ہے یا آپ کی وہ پراپرٹی پہ قابض ہے, آج آپ کو پتہ چلا ہے جی آپ اس پہ ہیں, تو ان دس کیس دا لمیٹیشن شیل بی کاؤنٹیڈ فرام اے ڈے وین یو ہیو گین دا نالج. اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اکنالجمنٹ, سیکشن 19 کہتی ہے. سیکشن 19 سے کہ آپ کے پاس ایک اوریجنل پیریڈ موجود ہے اور اس اوریجنل پوری پیریڈ کے دوران وہ بندہ اکنالج کر لیتا ہے اپنی لائبلٹی ان رائٹنگ ڈیٹڈ, تو پھر آپ کا فریش لمیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے کسی سے 5 لاکھ روپے لینے ہیں, آپ نے اس کا لمیٹیشن 1 مہینے بعد ایکسپائر ہو رہی ہے, اور 1 مہینہ یعنی وہ اس کے اندر دینی چاہیے اس کو اکنالجمنٹ. وہ دوبارہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے جی کہ میں نے یہ آپ کو پیسے دینے اور میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا, اور اس کو ڈیٹ کر دیتا ہے سائن. صرف شرط یہ ہے کہ ود ان دا اوریجنل پیریڈ ہو, ود ان دا اوریجنل پیریڈ ہو, ان رائٹنگ ہو, اور اکنالجمنٹ آف لائبلٹی ہو. ویسے نہ کہ میں آپ کو دے دوں, اکنالجمنٹ لائبلٹی ہو اور سائن ہونی چاہیے, سائن ہونی چاہیے, تو اس سے پھر ایک فریش پیریڈ نکل آئے گا, فریش پیریڈ آف لمیٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے آرڈر 7 رول 6 میں لکھنی ہے کہ اس وجہ سے میں وہ جو اوریجنل لمیٹیشن تھی اس میں نہیں آ سکا, میرے لیے اب لمیٹیشن یہ ہے. اگر اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے لیگل ہیڈ اس کیس کو آگے کنڈونیشن آف ڈیلے کے ایپلیکیشن دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں نا. اگر وہ ان کا دیکھیں ڈسیبلٹی پہ لیگل ڈسیبلٹی کا چیپٹر پڑھیں گے نا, اس کے میرے خیال میں 16 17 ہے, 15 14 15 16 ہیں. اس میں ہے کہ اگر وہ اسی طریقے سے مر جاتا ہے تو اس کے لیگل ہیئرز بھی کر سکتے ہیں, اور لیگل ہیئرز بھی ڈسیبل ہیں. ایک بندہ انساؤنڈ مائنڈ ہے, اس کا ایک رائٹ اکرو ہوتا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم ہی از انساؤنڈ مائنڈ, اور انساؤنڈ مائنڈ کی حالت میں ہی فوت ہو جاتا ہے. اب جو فوت ہوتا ہے تو اس کے بچے نابالغ ہیں,
तो वो भी एक और लीगल डिसेबिलिटी में है, तो जब तक उनकी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, बेसिकली कानून आपको वो चीज़ करने के लिए मजबूर नहीं करता जो आप कर नहीं सकते। आपको सिर्फ साबित ये करना है कि ये आपके इख्तियार से बाहर था। नो डाउट कि अब जो लेटेस्ट लॉ है उसमें ये है कि यू हैव टू प्रूव दैट योर केस इज विद इन लिमिटेशन। पहले ये था कि यू डिफेंडेड हैज टू प्रूव दैट इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। अब उन्होंने कहा आपने साबित करना है कि विद इन लिमिटेशन है, तो आप उस वक्त तक साबित नहीं कर सकेंगे जब तक आप आर्डर 7 और 6 में वो चीज़ें लिखेंगे नहीं। आपने नहीं पूरी प्लेन में लिखा कि आपको कब नॉलेज हुआ है, तो अब आप कैसे उसकी शहादत देंगे? या आप नहीं लिखेंगे ये मुझसे ये इन्होंने फ्रॉड और मिसइंटरप्रिटेशन के लिए मेरा जो हक है इन्होंने छुपा के रखा है, तो आप नहीं कर सकते, या आप लीगल डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखना ज़रूरी है, और अगर वो उसके वारस है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है सर, एक बंदा उसको पता है कि मेरे जो है ना ये राइट्स हैं, मुझे जो है ना एप्लीकेशन देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा। जी जी, ठीक है, वो उसके पास 2 साल का मिसाल के तौर पे टाइम है, और वो बंदा 4 साल के बाद जा रहा है और कंडोनेशन ऑफ डिले की बगैर किसी रीजन के 4 साल के बाद वो एप्लीकेशन दे रहा है, जी जी, तो कोर्ट उसको मानेगी? नहीं। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेज दैट एवरी सूट फाइल्ड, एवरी अपील प्रेफर्ड, एवरी पिटीशन मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी डिसमिस्ड। डिसमिस हो जाएगी। ये बार्ड बाय लॉ पे यही है, यही है। बार्ड बाय। अब एक जजमेंट नोट कर लें, PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 247। ये क्योंकि बहुत सारे केसेस ये होते हैं, इस पे उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है 113 में, जो लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन रिगार्डिंग द सूट फॉर फाइलिंग ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर तो टाइम फिक्स हो गया एग्रीमेंट में कि फलान डे तक 30/6/2012 तक आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे, उन्होंने कहा इरिस्पेक्टिव कि अगर कोई और चीज़ उसका दावा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो 3 years shall be counted from the day fixed for the performance of that contract in the agreement. But if no date is fixed, then date of refusal. अब उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो आपका क्वेश्चन ये है कि देखिए उसने ही साबित करना है, उसने साबित करना है, वो साबित नहीं कर सकता, बल्कि डिफेंडेंट उसको मनवा लेता है कि फलान डे को आपको पता था जी ये आपकी रजिस्ट्री आपके नाम से या आपके वालिद के नाम से हो चुकी है और आपने इसको चैलेंज नहीं किया, तो उसका दैट शुड बी हिट बाय द लिमिटेशन। बट लिमिटेशन के बारे में ये भी लॉ है कि लिमिटेशन इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स है। जिस तरह आपने कहा कि वो उसको साबित करना पड़ेगा कि ऑन दैट वेरी डे ही वाज हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, उसको कॉज ऑफ फिक्शन अराइज होगी। सर ने बात की थी स्टार्ट में, कंडोनेशन ऑफ डिले जो है जिसको सेक्शन 5 के तौर पे हम यूज़ करते हैं, वो सूट्स पे नहीं अप्लाई करता। सो कंडोनेशन ऑफ डिले में ये होता है कि आप मानते हैं कि टाइम गुजर गया है और आप रीजंस देते हो कि क्यों आप चाहते हो कि आपके साथ थोड़ी सी आपको रिलीफ दिया जाए, सफिशिएंट कॉज बताना पड़ता है। जो बाकी लिमिटेशन जो बाकी है डिसेबिलिटीज़ जिसकी वजह से आपको टाइम दिया जाता है, वो आपका हक होता है, उसमें उनका एहसान नहीं है। आपने हाँ साबित ज़रूर करना है कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं माइनर, ठीक है। तो अगर आपने साबित कर दिया फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो यूँ समझा जाएगा कि वो टाइम उस वक्त वो टाइम चल ही नहीं रहा था। सो इफ़ यू हैव 3 years और उस टाइम में आप माइनर हो, 3 years स्टार्ट ही नहीं हुआ सपोज, इस तरीके से है। या खुदा ना खासा कोई शख्स अचानक किसी ऐसी डिसेबिलिटी में चला जाता है जो उस वक्त नहीं होती शुरू में, और वो अनसाउंड माइंड, वो अपनी सोचने की जो उसकी एबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है और वो 1 साल तक रहती है। वो जो 1 साल रहता है उसकी ये कैफियत, यूँ समझ उसका टाइम स्टॉप हो गया, फिर वो रन होगा। तो आपने वो लिखना है, बाद में आपने साबित करना है, साबित किया तो टाइम आपको मिलेगा, नहीं किया तो यू डोंट रिक्वायर कि अलहदा से एप्लीकेशन दे 5 वाली और टाइम मांगे और कंडोनेशन मांगे। जी सही है। अब सर ने क्योंकि लिमिटेशन शुरू की है तो इसको एक और भी है वाले से बहुत एक ये है गलत नाम है कि रिवीजन में भी आप सेक्शन 5 की पिटीशन देखेंगे। रिवीजन में अल्लाह दिनों की PLD 2006 है 2001, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 701 है, या बड़ा अल्लाह दिनों केस है। और नई है PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट, इसकी भी रिसाइटेशन आपको दे दूंगा। इसमें इट सेज दैट सेक्शन 5 इज नॉट एप्लीकेबल इन रिवीजन्स। क्यों नहीं है? इट इज हिट
by the provision contained in section 29 of limitation act. 29 of limitation act में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, उन्होंने कहा जी ये सेक्शन हर पे एप्लीकेबल होंगे और इसमें वो सेक्शन 5 नहीं है। उन्होंने कहा इसके अलावा जो सेक्शन लिमिटेशन के हैं वो उस पे एप्लीकेबल होंगे जिसमें स्पेसिफिकली ये एप्लीकेबल किए गए हैं, स्पेसिफिकली एप्लीकेबल उसमें सेक्शन 5 नहीं है, सेक्शन 12 है, बाकी है एप्लीकेबल। अब क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो रिवीजन की है इसकी लिमिटेशन एक्ट में है नहीं, इसकी लिमिटेशन कहाँ है 115 के अंदर है, उसके अंदर दी गई है। तो इसलिए उसको जब तक 29 में उसको एप्लीकेबल नहीं करेंगे, जिस तरह एक में एप्लीकेबल उन्होंने की हुई है, वन ऑर्डर 37 के केस में उन्होंने एप्लीकेबल किया हुआ सेक्शन 5 है भी एप्लीकेबल। 2001 SCMR 286 ये अल्लाह दीनू केस है, बड़ा मशहूर केस है। तो उसके बाद 2014 में भी यही जजमेंट हुई है, उन्होंने कहा जी कि इसमें नहीं होगा। तो रिवीजन में बड़ा ख्याल रखा करें, रिवीजन में जो है वो आपका जो कंडोन ये टाइम तो हो जाता है कि जो आपने सेक्शन 12 के तहत 12 में वो टाइम कंडोन होता है जो आपको कापीज़ के लिए चाहिए होता है। हालांकि वहाँ भी लिखा हुआ है कि 3 दिनों में वो कापीज़ देंगे, लेकिन वो कंडोन सारा हो जाता है जिस तरह वो ICA में भी हो जाता है। अब पहले नहीं होता, उन्होंने कहा जी क्योंकि जजमेंट की कापी ज़रूरत नहीं होती तो 21 दिन महीने 21 दिन आप उसको भी कंडोन कर देते हैं कि वो टाइम सेक्शन जो आप है वो कंडोन किया जाता है। लेकिन ये टाइम जो है कि उसके बाद सेक्शन 5 की कंडोनेशन ऑफ डिले वो नहीं हो सकती। और कुछ क्वेश्चन जी? ये जो रिटर्न करते हैं, प्लेन रिटर्न करना, फिजिकली रिटर्न करते हैं, असल फाइल देते हैं या असल फाइल कोर्ट में रहती है और कॉपी उसको दे देते हैं, ये क्या है सर? इसमें जो ये रिटर्न ऑफ प्लेट है ना, उसमें होता है कि उसकी ऊपर ही इंडोर्समेंट होती है। असल प्लेट रिटर्न की जाती है और रिटर्न ऑफ प्लेट का बकायदा एक रजिस्टर होता है, उसमें उसको दर्ज करके उससे वसूल कराई जाती है, ओरिजिनल दी जाती है। अब उसमें जो है ना बेसिकली सिर्फ प्लेट ही रिटर्न की जाती है, एनेक्सेस वगैरह जो है ना वो नहीं दिए जाते, और उसकी ऑर्डर शीट जो अलग ऑर्डर होता है वो कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम होती है। ठीक है, तो हमारे पास उस जो दावा दाखिल हुआ तो फिर रिटर्न हो गया, रिटर्न हमें अगर उसकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए मिलती तो मिलती है, क्योंकि उन्होंने शायद प्लेन रिटर्न करते उसकी कॉपी रख ली होती है। अटेस्टेड कॉपी उसी जो प्लेट की अटेस्टेड कॉपी रख के अपने रिकॉर्ड में उसको कंसाइन कर सारी देते चीजें हैं, और साथ जो आपकी असल प्लेट है वो आपको रिटर्न कर देते हैं। NSS में, ठीक है, और रिटर्न ऑफ प्लेट का बकायदा एक रजिस्टर होता है, ठीक है। आप एम नहीं रिटर्न करते। वो रिटर्न में यहाँ एक वो बड़ा था कि किसी जैसा मैं केस वापस लेता हूँ, उनका जी वापस ले जो, उन्होंने कहा ये लो वापस, वो घर ले गया, दूसरे दिन लेके आया। तो वापस लेने में और रिटर्न में बड़ा फर्क है। वापस ये है कि वो सीवा वापसी खारिज कर दिया जाता है। जब आपको कोर्ट रिटर्न करती है तो वो फिर वही प्लेट प्रेजेंट करनी होती है, ना आपकी कोर्ट फीस ज़ाया होती है ना और ज़ाया होती है। इसमें भी अब 2 जजमेंट्स आ गई हैं, रिटर्न ऑफ अपील पे आई हुई हैं। पहले ये जजमेंट थी कि इट इज़ अ जुडिशियल डॉक्यूमेंट, आप वही प्लेट या वही अपील हम प्रेफर करेंगे जो प्रेजेंट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पहले उसमें था कि वही करेंगे, और कंडोनेशन अगर आपने लेनी होती है, बस वही होता है कि आप अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास हमने दायर कर दी है और वो कुछ अर्सा चलते हुए, आप तो पिक्यूनरी का मामला ही नहीं है तो पिक्यूनरी जुडिशियल की वजह से बहुत सारी रिटर्न हो जाती है, तो उधर वो नहीं दायर कर देते थे। तो जब नई दायर हो जाती है तो वो कहते हैं जी ये तो आप नई दायर की है ना, आपने वो रिटर्न वाली तो नहीं दी, आप कंडोनेशन में रॉन्ग फोरम की अगर लेना चाहते हैं कि यू आर बिफोर द रॉन्ग फोरम, आई थिंक सेक्शन 14 का वो होता है, सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन है कि दैट यू वाज ऑन रॉन्ग फोरम, तो आप अगर उसको लेना चाहते हैं तो वो लेके आए ना, तो वो अगर नहीं लेके आते तो फिर वो आप क्लेम नहीं कर सकते। वैसे अब तो ये भी लॉ हो गया है, उन्होंने कहा जी कि उसके पास रेमेडी क्या है, उन्होंने कहा जी रेमेडी उसके पास ये है कि वो अपने वकील के खिलाफ जाने का दावा है। ये सईद सिद्दीकी साहब ने जजमेंट में लिखा है, उन्होंने कहा जी कि उसके पास क्योंकि वो उसका बार्ड बाई टाइम हो गया है और वो अब उसके पास रेमेडी किया, उन्होंने कहा रेमेडी ये है कि उसको जिस वकील ने ख़राब किया है ना उसके खिलाफ जाने का दावा है। ये उस जजमेंट के अंदर है जिसमें उन्होंने कंडोन नहीं किया टाइम के रॉन्ग फोरम का। उन्होंने कहा जी वो अनपढ़ हो सकता है, वकील देखिए क्लाइंट की गलती कवर हो जाती है, उसको आप क्योर कर सकते हैं, आप कौंसल की जो है उसको नहीं क्योर कर सकते, इसलिए यू मस्ट बी द विजिलेंट। इसमें आपको ये देखना है कि एक क्लाइंट आपके पास है वो कोरा है, उसको कोई नहीं ना लिमिटेशन का पता है ना वैल्यूएशन का पता है, आपकी गलती की वजह से उसका नुकसान ना हो। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच।